मोहिनी की हाल ही में संभव से शादी हुई होती है और वो अपने पति और सास वसुधा के साथ रहती है। चल बहू, आज शादी के बाद तू पहली बार खाना बनाएगी तो कुछ मीठा बना दे। तब तक मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ। ओफो माँ जी, मेरे होते हुए आप काम क्यों करोगी? आप जाकर आराम कीजिए, मैं कर लूंगी सारे काम। लेकिन बहू, देखो ना संभव, माँ जी कैसी बातें कर रही है। अब भला बहू के होते हुए कोई सास काम कर सकती है क्या? और आप तो मेरे लिए मेरी सगी माँ के समान हो, तो आप बस मुझे हुक्म कीजिए। तू भी ना बहू। अच्छा ठीक है। सास बहू का ये रिश्ता देखकर संभव को भी बड़ी खुशी मिलती है। मोहिनी एक बहुत ही अच्छी बहू बनकर दिखाती है। फिर एक दिन जब वसुधा का जन्मदिन आता है, तभी, ये लीजिए माँ जी, ये तोहफा आपके लिए, जन्मदिन मुबारक हो। अरे वाह बहू, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। हाँ माँ जी, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, वो भी आपके लिए। क्या बात कर रही है बहू? सच में मोहिनी? हाँ संभव, सच में। धन्यवाद बहू। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली और जो मुझे एक बेटी के समान प्यार करती है। हाँ तो मैं तो आपकी बेटी ही हूं ना माँ जी। हाँ बेटी, वो तो है। ऐसे ही एक रोज जब संभव और मोहिनी घूमने जा रहे होते हैं, तभी, ये लो बच्चों, ये थोड़े और कपड़े हैं, अच्छे से घूम कर आओ। और हाँ, मुझे फोन करते रहना। अरे माँ जी, घूमने के लिए सिर्फ हम दोनों नहीं जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलोगी क्या? लेकिन बहू, अरे माँ, आपके बिना हमारा सफर अधूरा रहेगा और आप यहाँ पर अकेली कैसी रहोगी? नहीं नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। हाँ माँ जी, 100 बात की एक बात, अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगी तो हम दोनों भी नहीं जाएंगे। अरे क्या तुम भी बहू, आज के जमाने में जहाँ बहुएं परिवार को छोड़कर अपना स्वार्थ देखती हैं, वही तुम अपनी सास को सम्मान देकर उसे कभी नहीं भूलती। वाकई में, सही मायने में तुम एक आदर्श बहू हो। शुक्रिया बहू। इसमें कैसा शुक्रिया माँ जी? आइए, अब हम दोनों मिलकर आपकी पैकिंग करते हैं, बहुत मजा आएगा आज तो। फिर मोहिनी अपनी सास वसुधा को भी साथ लेकर जाती है। फिर कुछ ही दिनों बाद संभव को विदेश से नौकरी का बुलावा आता है और वो वहीं पर चला जाता है, जिसके बाद अचानक से मोहिनी का स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। अरे बहू, आज मेरा आटे का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है, बना देना। लेकिन हाँ, लेकिन उसमें चीनी कम डालना। ए बुढ़िया, बस बहुत हुआ तेरा। अब मैं तेरे कोई काम नहीं करने वाली, खुद ही बना ले और खुद ही खा, वरना मैं ही तेरा हलवा बना दूंगी। क्या? ये तो क्या बोल रही है बहू? पागल पागल हो गई है क्या? और ये तो क्या नाप शनाप बके जा रही है? मैं तेरी सास हूँ, तू होश में तो है ना? हाँ माँ जी, पूरे होश में ही हूं मैं। अरे तुझे क्या लगा मैं बाकी बहुओं की तरह वो बेचारी बहू बनकर दिन रात तेरी सेवा करती रहूंगी क्या? नहीं, वो सब एक नाटक था, ताकि तेरे बेटे को शक ना हो। और अब जब तेरा बेटा यहाँ पर है ही नहीं, तो तुझे मेरे सारे हुक्मों का पालन करना होगा, वरना मैं तेरे बेटे को तेरे खिलाफ ऐसे भड़काऊंगी कि उसका और तेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इस हद तक जाएगी। अरे तुझे कितना अच्छा समझा था मैंने। सच कहते हैं लोग, जो जैसा दिखता है वो वाकई में वैसा बिल्कुल नहीं होता। अरे चल चल, अब ज्यादा भाषणबाजी मत कर, वरना एक फोन घुमाकर तेरे बेटे को तेरे खिलाफ भड़का दूंगी। और तू तो ये बात अच्छे से जानती है, संभव की नजरों में मैं एक सुशील और गुनी बहू बन चुकी हूँ, तो वो तो मेरी हरकतों पर शक करने से पहले तेरी हरकतों पे शक करेगा। अब जा, जाकर मेरे लिए चाय और नाश्ता बना दे, नालायक कहीं की। मोहिनी की बातें सुनकर वसुधा अब घबरा जाती है और वो अपनी बहू के हुक्म का पालन करती है। अब मोहिनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है। वही बेचारी वसुधा बुढ़ापे में भी सारा काम किया करती है। वाह वाह वाह,
क्या जिंदगी है मेरी। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि ससुराल में जाने के बाद मुझे आराम मिले। अच्छा हुआ जो खुशकिस्मती से मेरी सास इतनी भोली और डरपोक निकली, और अब तो मैं उसे इसी तरह डरा धमका कर अपनी नौकरानी बना दूंगी। ओ तेरी, संभव का फोन। हाँ संभव, बोला ना। और बताओ मेरी बीवी साहिबा, क्या चल रहा है वहां पर? हो गया खाना पीना? कहाँ संभव, अभी तो बहुत काम बाकी है। ऊपर से माची और मेरा झगड़ा भी हुआ आज, इसलिए मेरा तो किसी काम में मन भी नहीं लग रहा। क्या कहा? झगड़ा? लेकिन क्यों और किस बात पर? पता नहीं संभव, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो अजीब सा बर्ताव करने लगी है। मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, हर काम में बस नुक्स निकाला करती है। कल रात को भी मैं बहुत रोई। तुम्हारे सामने उन्होंने अच्छा बनने का नाटक किया संभव, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर नहीं हो तो वो मेरे साथ बुरे तरीके से पेश आ रही है। तुम फिक्र मत करो मोहिनी, मैं कल ही उन्हें कॉल करके समझा दूंगा। अब तो वो सो चुकी होंगी, और वैसे भी उनकी अब उम्र हो चली है ना, इसीलिए वो बौखला जाती होंगी। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। अरे नहीं संभव, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? कोई बात नहीं, लेकिन तुम उन्हें डांटना मत, बस प्यार से समझा देना। फिर अगले दिन संभव वसुधा को कॉल करता है और वो अपनी माँ को खूब सुनाता है। लेकिन बेटा, मैंने मोहिनी से कुछ कहा भी नहीं है, मेरा विश्वास कर। रहने दो माँ, मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं करनी। बस इतना ही कहूँगा, आप बस उसके साथ सही से पेश आइए। रखता हूँ मैं फोन। लेकिन संभव, संभव बेटा, क्यों? कैसा लगा? तूने बेवजह क्यों भड़का दिया उसे? और मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया है बहू? देख बुढ़िया, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, ताकि तुझे समझ आए कि अगर तूने कोई भी चालाकी दिखाई और उसे मेरे बारे में सच बताया कि मैं कितनी बुरी हूं, तब तो तू गई समझ, क्योंकि तेरा बेटा तुझसे ज्यादा मेरी बातों पर भरोसा करता है। मोहिनी अब वसुधा को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान करती है। फिर एक दिन जब वसुधा की तबीयत गंभीर रूप से खराब होती है, तभी, अरे बहू, आज मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा, तू ही देख ले, कितना बुखार आया है मुझे। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, तुझे आज सारा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मेरी सहेलियां आने वाली है घर पर, और पूरा घर बिखरा पड़ा है। सब कुछ चकाचक लगना चाहिए, इस तरह से साफ करना होगा। और हाँ, मेरी सहेलियों के लिए कुछ बढ़िया सा भी बना देना। मेरा यकीन कर बहू, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आज तूने कोई काम नहीं किया तो समझ ले तेरी इस घर से छुट्टी हो जाएगी। मैं तेरे बेटे को इस कदर भड़काऊंगी कि वो तुझे इस घर से बाहर ही निकाल देगा। ऊपर वाले से जरा तो डर। याद रखना, तकदीर का खेल कभी भी पलट सकता है। कल तू भी किसी की सास बनेगी। अरे जा जा, बढ़िया है मुझे बताने वाली। अब चल उठकर काम पर लग जा, वरना ठंडा पानी फेंक कर तेरा सारा बुखार उतारूंगी मैं। बेचारी वसुधा को मजबूरन सारा काम करना पड़ता है और रात में वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे ठीक सुबह जाकर होश आता है। सारी जिंदगी मोहिनी वसुधा के साथ इसी तरह पेश आती है। ऐसे ही 30 साल बीत जाते हैं। अब मोहिनी बूढ़ी हो चुकी है। संभव और वसुधा अब इस दुनिया में नहीं रही। बूढ़ी मोहिनी अब अपने बेटे तुषार और बहू प्रीति के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन, चलो मम्मी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई क्या? हमें मूवी देखने जाना है, याद है ना आपको? लेकिन बेटा, मैं कहाँ आ पाऊंगी अब, कितनी रात भी हो चुकी है। तुम दोनों ही चले जाओ। नहीं माँ, आपको हमारे साथ आना ही होगा। वैसे भी आप रात के 12 या 1 बजे ही सो जाती हो। लेकिन तुषार, अगर मम्मी जी को आने का मन नहीं कर रहा तो तुम उन पर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? रहने दो ना इन्हें घर पर ही। लेकिन प्रीति, देखो तुषार, आज मम्मी जी दिन भर घर के बाहर ही थी, इसीलिए वह थक चुकी होंगी, है ना मम्मी जी? हाँ बहू, देखा, तुम्हें तो कुछ पड़ी ही नहीं है मम्मी जी की, लेकिन मुझे पड़ी है।
इनकी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और ठंड भी कितनी बढ़ चुकी है बाहर, और ऐसे में अगर हम उन्हें बाहर लेकर जाएंगे तो इनकी तबीयत और खराब हो सकती है। हाँ प्रीति, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन सच में तुम बहुत अच्छी हो यार, वरना आज के जमाने में अपनी सास का इतना ख्याल कौन रखता है। लेकिन मोहिनी इस बात से अनजान थी कि उसकी तकदीर का खेल पलट चुका था। उसकी बहू उसके साथ ठीक वैसी ही चाल चल रही थी जैसे उसने वसुधा के साथ चली थी। प्रीति अब तुषार और मोहिनी के बीच में फूट डालने लगती है। क्या कहा? मम्मी ने तुम्हें गरम चिमटे से मारा? हाँ तुषार, ना जाने उन्हें क्या हो गया है। मैं तो उन्हें अपनी माँ की तरह मानती हूँ, लेकिन वो मुझे अपनी दुश्मन मानती है। ये सब क्या है मम्मी? अपनी बहू के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं क्या? नहीं तुषार बेटा, मैंने ये सब नहीं किया है। प्रीति झूठ बोल रही है। नहीं तुषार, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मम्मी जी को लगता है कि मैं उन्हें तुमसे दूर कर रही हूँ। अब मैंने थिएटर में जाने के लिए इसीलिए मना किया था क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। लेकिन नहीं, इन्हें सब गलत ही लगता है। ये अचानक से आई और मुझे सुनाने लगी, और मैंने जब इन्हें जवाब दिया तो इन्होंने मुझे गरम चिमटे से मारा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है? बस मम्मी, मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। आइंदा से मेरी बीवी पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। अगर इसकी कोई गलती होगी तो आपका पूरा हक बनता है, पर बिना गलती के हाथ उठाओगी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कहकर तुषार वहां से चला जाता है। ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरी और तुषार की जिंदगी से दूर हो जाए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? हाँ, और वो जल्द ही होकर रहेगा। तू तो बस देखती ही रही बुढ़िया। प्रीति के मुंह से ये शब्द सुनकर मोहिनी को अपना अतीत याद आता है और वो अब काफी परेशान हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कहीं सच में मैं अपने बेटे से दूर ना हो जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन माँ जी ने कहा था, तकदीर का खेल कभी भी पलट सकता है। ऐसे ही एक दिन प्रीति जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है और फिर घर में डॉक्टर को बुलाया जाता है। देखिए तुषार जी, शायद आपकी बीवी को किसी चीज का डर सता रहा है, इसीलिए वो बेहोश हो गई। अभी भी वो बहुत डरी हुई है, इसलिए अभी उनसे कोई बात मत कीजिए। 2-3 दिन बीत जाने दीजिए, उसके बाद ही इनसे इस बारे में बात करना। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहो। फिर 3 दिनों के बाद, बताओ प्रीति, किस बात का डर सता रहा है तुम्हें? देखो तुषार, उस दिन मम्मी जी ने मेरे साथ फिर से बेवजह झगड़ा किया था, क्योंकि मैंने तुम्हें सब सच बताया था ना, इसीलिए। क्या? हाँ तुषार, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और उसी के कारण मुझे बहुत डर लगा और मैं बेहोश हो गई। मम्मी ने तो अब हद पार कर दी है, लेकिन अब बस, बहुत हुआ। अब मैं मम्मी को इस घर में नहीं रहने दूंगा। फिर तुषार फौरन मोहिनी का सारा सामान बांधकर उसे घर से बाहर निकालता है। ये तू क्या कर रहा है बेटा? मैंने प्रीति से कोई झगड़ा नहीं किया है, उसे कोई धमकी भी नहीं दी है। अरे वो तो ये सब मुझे घर से बाहर निकालने के लिए कर रही है। मेरी बात पर विश्वास कर बेटा, मत निकाल मुझे इस घर से। अरे इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? वृद्धाश्रम? क्या? हाँ मम्मी, अरे आपकी हर गलती को मैंने माफ किया है, लेकिन अब मेरी बीबी को आपसे खतरा है। आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मम्मी, और अब आप मेरे लिए मर चुकी हो। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तुषार, मेरे बच्चे, मेरी बात सुन ले। लेकिन तुषार उसकी कोई बात नहीं सुनता और फिर अंत में मोहिनी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल ही जाती है और वो अपनी बची हुई जिंदगी वृद्धाश्रम में पछताते हुए निकालती है। प्रीतम, कैसी लग रही हूं मैं? अरे ये क्या है हीरा? ये जीन्स और टॉप पहनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अरे
जींस और टॉप पहनने में कौन सी शर्म प्रीतम। हम हनीमून मनाने आए हैं, घर पर थोड़ी ना है जो मैं यहाँ पर भी साड़ी ही पहनूं। अरे साड़ी ना सही तो सूट ही पहन लेती। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे घटिया कपड़े नहीं पहनती, समझ गई तुम। अब जाओ, जाकर सूट पहन कर आओ। लेकिन प्रीतम, मैंने कहा ना तुमसे, जो कहा है वही करो। अरे यार, यह आदमी भी ना सच में हद कर देता है। ईरा का पति प्रीतम बहुत ही सख्त किस्म का इंसान होता है। ऐसे ही एक शाम जब वो दफ्तर से घर आता है, तभी, ईरा, तुमने आज मुझे कितनी फीकी सब्जी दी थी, जरा भी स्वाद नहीं था उसमें। क्या? अच्छी तो बनी थी। क्यों माँ जी? हाँ बहू, मैंने भी खाई थी सब्जी, मुझे भी अच्छी लगी। नहीं, मुझे वो सब्जी जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें नमक कम था। और तुम तो रोटियां भी कैसे बनाती हो, लगता है किसी देश के नक्शे निकाल रही हो। कौन से रोटियां गोल गोल बननी चाहिए। हे भगवान, प्रीतम, अरे इतनी कमियां तो माँ जी भी नहीं निकालती जितने तुम निकालते हो मेरे खाने में। खैर, मैं कल से ध्यान रखूंगी। तभी ईरा बाहर निकल रही होती है तो प्रीतम उसे रोक लेता है। अब क्या हुआ प्रीतम? मुझे कल सुबह के लिए दूध, पनीर और बाकी का सामान लाना है, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, हमारे घर की औरतें 7 बजे के बाद घर के बाहर कदम नहीं रखती, इसीलिए तुम भी कहीं नहीं जाओगी। क्या? हाँ। अच्छा ठीक है बाबा, तो तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आने वाला। दिन भर दफ्तर में काम करके मैं थक जाता हूँ, और उस पर घर पर आने के बाद मैं तुम्हारे साथ यही काम करते बैठूं क्या? अच्छा ठीक है बाबा, तुम घर पर बैठ के आराम करो, मैं माँ जी के साथ चली जाती हूँ। अरे मेरी माँ क्या कोई आदमी है क्या? वो भी एक औरत ही है ना। ना तो मेरी माँ ना ही तुम, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो सामान चाहिए वो चुपचाप ऑनलाइन मंगवा लो। अरे पागल हो गया है क्या? हर वक्त बहू के पीछे क्यों पड़ा रहता है? जाने देना बेटा, ऑनलाइन सामान मंगवाया तो वो देर से आता है, या फिर थोड़ा बहुत सामान खराब आता है। जाने दे इसे, इतना भी इस पर दबाव मत रख बेटा। देखिए माँ, हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में आप कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। प्रीतम की ये बातें सुनकर ज्योति चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब ईरा और प्रीतम दोनों बाहर सामान खरीदने गए होते हैं, तभी दुकान के बाहर खड़ी ईरा को एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिससे वो बातें करने लगती है। और कैसी हो बिटिया, ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ काका जी, सब अच्छा है। आप बताइए, कैसे हैं आप? और आप शादी में क्यों नहीं आए? हाँ बिटिया, मैं भी ठीक हूँ। और शादी में मैं इसीलिए नहीं आया क्योंकि मुझे और तुम्हारी काकी जी को अचानक से गांव जाना पड़ा। वो मेरे चचेरे भाई का देहांत हो गया था ना, इसीलिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। माफ करना काका जी। अरे कोई बात नहीं बिटिया, चलो अब मैं चलता हूँ। मायके आओगी तो हमसे मिलने जरूर आना, ठीक है? हाँ काका जी, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। ठीक है बेटा, मैं और तुम्हारी काकी जी तुम्हारा इंतजार करेंगे। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और उसके बाद प्रीतम वहां पर आता है। अरे ईरा, वो बूढ़े काका कौन थे? वो मेरे मायके के पास में ही रहते हैं, किशोर काका जी, बहुत अच्छे हैं वो। तो तुम में जरा से भी संस्कार है या नहीं? मैं कब से तुम्हें देख रहा था, तुमने ना तो अपना घूंघट ओढ़ा और ना ही उनके पैर छुए। अरे वो तुमसे बुजुर्ग है, थोड़ा तो तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए था। लेकिन प्रीतम, किसी को इज्जत देने के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि आप उनके पैर छुओ या फिर घूंघट लेकर ही उनसे बात करो। इज्जत तो दिल से की जाती है ना।
दिल से तो करनी ही चाहिए, लेकिन यही तो सारी छोटी छोटी बातें होती है। और तुम्हें भी अब यह समझनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही। प्रीतम की यह बातें सुनकर फिर से ईरा उस पर चिढ़ जाती है। फिर एक दिन जब प्रीतम को दफ्तर से छुट्टी मिलती है, तभी वह सोने जाता है, लेकिन उसकी नींद बार बार टूटती है। कभी ईरा के फोन पर बात करने के कारण, तो कभी गानों की आवाज के कारण। अरे यार, एक दिन तो छुट्टी मिली है, उसमें भी ये मुझे चैन से सोने नहीं दे रही। फिर प्रीतम चिढ़कर रसोई में जाता है। तभी वह देखता है कि दूध उबल कर नीचे गिर चुका है। हे भगवान, अरे ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है ईरा? यहाँ दूध उबल कर नीचे गिर गया और तुम वहां पर अपनी सहेली के साथ फोन पे गप्पे लड़ा रही हो। आखिर ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा? अरे बाप रे, आई एम सॉरी प्रीतम, लेकिन मैं दूध के बारे में तो भूल ही गई थी। अरे ये तो होना ही था। एक साथ अगर चार चार काम करोगी तो ऐसे ही होगा ना। अब देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया। ना जाने अब हमारी जिंदगी में कौन सी आफत आने वाली है। अरे क्या तुम भी प्रीतम, कितनी पुरानी सोच है तुम्हारी। अरे ये सारी बातें ना तो मैंने मेरी माँ से सुनी है और ना ही तुम्हारी माँ से। और तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? और मैं काम करते वक्त फोन पर बात इसीलिए करती हूँ क्योंकि उस सब में मेरा वक्त निकल जाता है और काम भी फटाफट हो जाता है। लेकिन मुझे आज ध्यान रखना चाहिए था। आइंदा से मैं ये लापरवाही बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम तो बस बोलती ही हो, करती कुछ नहीं। सारे फसाद की जड़ तो ये फोन ही है। लाओ, ये फोन मुझे दे दो। अरे ये क्या बात हुई? प्रीतम ईरा के हाथ से फोन छीन लेता है। अब तुम अपना सारा काम निपटाओ, उसके बाद ही तुम्हें यह फोन मिलेगा। हे भगवान, इतनी बुरी तो मेरी सास भी नहीं है जितने कि तुम हो प्रीतम। अरे तुम मेरे पति हो या सास हो, तुमने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। तुम्हें जो समझना है समझो, क्योंकि इसी बात से तुम्हें सबक मिलेगा। फिर प्रीतम ईरा का फोन लेकर वहां से चला जाता है। माँ जी, और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। सच में शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस आदमी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। ऐसे ही एक दिन जब प्रीतम घर पे नहीं होता, तभी माँ जी, आज मैं खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, जो तुझे सही लगे वो बना दे, मैं खुशी खुशी खा लूंगी। अरे वाह माँ जी, आप तो कितनी अच्छी हो। और एक आपका बेटा है जो एकदम उल्टे दिमाग का है, हर काम में रोक टोक करता है और जब देखो तब किसी सास की तरह पेश आता है। ये सब सही नहीं है ना माँ जी? हाँ बहू, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, लेकिन उसके पापा ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उनके विचार एकदम अच्छे थे। लेकिन हाँ, मेरे ससुर जी बिल्कुल ऐसे थे और प्रीतम अपने दादा पर ही गया है। लेकिन माँ जी, मुझे तो आजकल ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रीतम के साथ शादी करके कोई गलती कर दी है। अरे नहीं बहू, ऐसा मत सोच। अभी तो तेरी शादी को बस 2 महीने ही हुए हैं। तू भी उसे थोड़ा समय दे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वो समय के साथ साथ जरूर बदलेगा। हाँ माँ जी, मैं भी इसी भरोसे के कारण चुप बैठी हूँ। फिर एक रोज, अरे प्रीतम, वो मैं 1 हफ्ते के लिए मायके जाना चाहती हूँ। माँ जी ने तो हाँ कर दी है, इसलिए अब तुम्हें भी बता रही हूँ। क्या? 1 हफ्ते के लिए? हाँ प्रीतम, वो मेरी बचपन की सहेली अनु की शादी है, इसीलिए मैं वहाँ 1 हफ्ते के लिए रहूंगी और सारे फंक्शन में जाऊंगी। बचपन से लेकर आज तक एक अनु ही थी जो हर सुख दुख में मेरे साथ रही, इसीलिए उसकी शादी का ये पल मेरे दिल के बहुत करीब है। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। अभी 2 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है और तुम्हें अपने मायके रहने जाना है, वो भी पूरे 7 दिनों के लिए।
हाँ प्रीतम, अब शादी के सारे फंक्शन एक ही दिन में थोड़ी ना होंगे। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम वहां पर नहीं जाओगी। अभी पग फेरे की रस्म के लिए तो गई थी तुम, और अगर तुम्हें अभी जाना है तो सीधे शादी के दिन ही जाना और आधे दिन में वापस चली आना। क्या? लेकिन क्यों प्रीतम? हमेशा क्यों और लेकिन ये सब बोलना जरूरी है क्या? मैंने कह दिया सो कह दिया, उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तभी वहां पर ज्योति आ जाती है। अरे प्रीतम, कब से मैं तुम दोनों की बातें सुन रही हूँ। आखिर तू बहू को जाने क्यों नहीं दे रहा? अरे माँ, इसके जाने के बाद आपका और मेरा ख्याल कौन रखेगा? देख बेटा, शादी के पहले भी मैं अकेली ही तेरा और अपना ख्याल रखती थी, तो अभी ये 7 दिनों के लिए चली जाएगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? और मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। नहीं माँ, हमारी शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं, और इतने कम समय में अगर ये मायके चली जाएगी तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देगा। और इसे अगर 1 हफ्ते के लिए जाना है तो ये दिवाली में जा सकती है, लेकिन अभी नहीं। और अब बस हुआ, ये बात यही खत्म होती है। इतना कहकर प्रीतम वहां से चला जाता है, जिसके बाद ज्योति और हीरा एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती है। देखा ना माँ जी आपने? हाँ बहू, अब मैं भी क्या करूं, कितना समझाऊं इसे। ऐसे ही एक रोज रात के समय जब प्रीतम घर पे आता है, तभी हीरा को घर पे ना देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या मतलब वो बाहर किसी से मिलने गई है? और माँ, आपने उसे जाने कैसे दिया? अरे बेटा, मेरी आंख लग गई थी और वो कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उसे फोन किया, तभी उसने बताया कि वो किसी से मिलने गई है। उतने में प्रीतम बाहर देखता है कि हीरा को एक लड़का गाड़ी पर छोड़कर जा रहा है। हीरा, तुम इतना नीचे गिर गई कि तुम गैर मर्दों के साथ घूमने लग गई हो। छी! अरे बेशर्मी की भी हद होती है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो प्रीतम? जिसे तुम गैर मर्द कह रहे हो वो मेरा राखी भाई है, और उसे मैं बचपन से राखी बांधती आ रही हूँ। पहले अपनी सोच और अपने विचार बदलो प्रीतम, फिर मुझसे बात करो। बेशर्म मेरी हरकतें नहीं है, बल्कि तुम्हारे विचार हैं। अरे अगर वो तुम्हारा राखी भाई ही होता ना, तो तुम उसे अंदर लेकर आती, और किसे पता कि तुम सच कह रही हो या झूठ बोल रही हो। और अगर कोई तुम्हें उसके साथ देख लेता तो कितनी बदनामी हो जाती मेरी। बस निकल जाओ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मेरी जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे तुम क्या निकालोगे मुझे? मैं खुद ही निकलती हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे भी ऐसे पति के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो मेरे साथ सास बनकर पेश आए। अरे थक चुकी हूँ मैं तुम्हारे इस बर्ताव से। फिर हीरा घर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ज्योति रोक लेती है। रुक जा बहू, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और अगर इस घर को कोई छोड़कर जाएगा तो मेरा ये नालायक बेटा जाएगा, क्योंकि इसी की सोच घटिया है। क्या? हाँ, सही सुना तूने। अब बहुत हो गया तेरा। अरे इतने दिनों से मैं चुप थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि अब बात मेरी बहू की इज्जत पर आई है। अरे जब ये कह रही है कि वो लड़का इसका भाई है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मुंह में आए बके जा रहा है। जाने दीजिए माँ जी, आप खामखा मत लड़िए इससे, ये नहीं समझने वाला। और इसकी ये बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस लगी है, और इस हालत में मुझे यहाँ पर रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। नहीं बहू, जिसकी गलती है वही जाएगा यहाँ से। देख प्रीतम, अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो खुले दिमाग से रहना होगा, वरना घर का दरवाजा खुला है तेरे लिए। सारी खोट सिर्फ और सिर्फ तुझ में ही है। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर प्रीतम अब सहम जाता है।
अरे बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझे यही सीख दी थी क्या? तेरे पापा ने और मैंने तुझे आज तक किसी नियम बंधनों में नहीं रखा जितना तू अपनी बीवी को रखता है। तो पूरा का पूरा अपने दादाजी पर गया है, लेकिन तेरे पापा ने तो कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया। मैं भी आदमियों के साथ बातें करती थी और तू भी बाहर लड़कियों के साथ बातें करता है। तो बहू ने अगर किसी आदमी के साथ बात कर ली तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? हाँ माँ, अब सही कह रही हो। आज मेरी आंखें खुल गई है और मुझे माफ कर दो ईरा। मैंने आज तक बहुत गलत किया है, लेकिन आज माँ की सारी बातें सुनकर मेरी सोच बदल गई है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ईरा। मुझे सुधरने का एक मौका दे दो प्लीज ईरा। फिर ईरा प्रीतम को सुधरने का एक मौका देती है, जिसके बाद वो उसके साथ अच्छे से पेश आता है और वो सब एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। गोपिका की 2 बहुएं होती है, बड़ी बहू आरती और छोटी बहू बेला। गोपिका का छोटा बेटा कौशल 1.5 साल पहले ही गुजर चुका होता है, लेकिन एक विधवा होने के बाद भी बेला के हाव भाव काफी रंगीले और बेबाक होते हैं। एक दिन बेला जब सब्जी खरीदने मार्केट जाती है, तभी भैया ये हरी सब्जियां फ्रेश तो है ना? अरे बेला जी, आप ना हमको भैया मत बोला कीजिए। हमको बहुत तकलीफ होती है। आप तो हमें बल्लू कहकर पुकारो। सच में मजा ही आ जाएगा, कसम पैदा करने वाले की। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? आप तो बड़े ही बदमाश हो बल्लू जी। हाय, अच्छा चलिए, अब ये नौटंकी बंद कीजिए और बताइए ये सब्जियां फ्रेश तो है ना? सवाल ही नहीं उठता बेला जी। आपके लिए मैंने फ्रेश सब्जियां लाई है, क्योंकि आप जब ये फ्रेश सब्जियां खाओगी तभी तो आपके गोरे गोरे मुखड़े से ये मोहल्ला खिल उठेगा। क्यों बेला जी, सही कहा ना? हाँ बल्लू जी, आपने तो एकदम सही कहा। अब क्या करूं, मैं तो हूँ ही ऐसी, जिधर भी जाती हूँ उधर आग लगा देती हूँ। एकदम सही कहा बेला जी। वहां पर खड़ी औरतें अब बातें बनाने लगती हैं और उतने में वहां पर गोपिका भी आ जाती है और वो बेला को इस तरह से सब्जी वाले के साथ बतियाते देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वैसे बल्लू जी, आप यहाँ सब्जियां बेचने आते हो या फिर मुझसे फ्लर्ट करने? मुझे तो आपकी घरवाली से शिकायत करनी पड़ेगी। काश बेला जी, काश आप ही मेरी घरवाली होती तो क्या आलम होता। तुम्हारे सपनों में। चलो अब जल्दी से सब्जियां दो मुझे। अरे ओ लप्पू सी शक्ल वाले नालायक आदमी, मेरी बहू के साथ ऐसे बात करेगा तू? रुक, तेरी तो आज खैर नहीं। फिर गोपिका अपनी चप्पल उतारकर उस सब्जी वाले बल्लू की खूब कुटाई करती है और वो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। फिर उसके बाद में वो सबके सामने बेला को भी थप्पड़ मारती है। माँ जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब आप क्या कर रही हो? तू घर चल, तभी तुझे बताती हूँ। चल घर पर। लेकिन माँ जी, गोपिका बेला का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर जेठ अविनाश और जेठानी आरती मौजूद होती है। माँ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने मुझे सबके सामने मारकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। वो औरतें किस तरह से हंस रही थी मुझ पर, और आप तो बस मेरी धुलाई ही करते जा रही थी। हाँ तो क्या तेरा सत्कार करूं या फिर तुझे नोटों का हार पहनाऊं? बेशरम बेहया। अरे मैंने कोई तेरी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई। अरे तूने खुद ने ही सबके सामने अपनी और हम सबकी नाक कटवाई है। और क्या जरूरत है तुम्हें, जो तुम हर आदमी के साथ मजाक मस्ती करती रहती हो? देखो बेला, तुम्हारे इसी ओवर फ्रेंडली नेचर के कारण सब तुम्हारा फायदा उठाते हैं और तुम्हारे साथ फ्लर्ट करते हैं। हम अच्छे घर के लोग हैं और हमारे घर का कोई भी सदस्य ऐसे बिहेव नहीं करता है। ये हमें शोभा नहीं देता बेला।
और नहीं तो क्या। अरे छोटे को जाकर अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं और तुम उसकी विधवा हो, और हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम एक विधवा की तरह जियो। सफेद साड़ी पहनो, दिन भर रोती रहो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। हमने तुम्हें पूरा फ्रीडम दिया है, क्योंकि माँ और पापा तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानते हैं, और उसके बावजूद भी तुम ऐसी पागलों वाली हरकतें करती हो। हे भगवान, अगर मैंने किसी के साथ हंस बोल दिया तो उसमें कौन सा गुनाह कर लिया? और वैसे भी आजकल कोई भी विधवा सफेद साड़ी नहीं पहनती, ना ही वो घुट घुट कर जीती है। इसीलिए आप लोगों ने मुझ पर कोई मेहरबानी नहीं की है। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से ही जीऊंगी और मुझे जो करना है वही करूंगी। और मुझे अच्छे से पता है कि किससे किस तरह से बात की जाती है। इसीलिए आप लोगों को मुझे कुछ भी सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बेला इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन जब घर के लोग बाहर गए होते हैं, तब घर में केवल बेला और उसका जेठ अविनाश होता है। तभी अविनाश को टाई बांधने में काफी दिक्कत महसूस होती है। अरे यार, मैं भी ना कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। पहले माँ मेरी टाई बांधती थी और अब आरती। इन दोनों के कारण मैंने कभी टाई बांधना सीखा ही नहीं। तो अब मैं इसे कैसे पहनूं? आरती और माँ तो शॉपिंग करने गई है और पापा तो अब सीधे शाम में ही आएंगे। तभी वहां पर बेला आती है। टेंशन क्यों ले रहे हो जेठ जी? मैं हूं ना, मैं पहना देती हूँ आपको टाई। लाइए। नहीं बेला, मैं खुद से ट्राई कर लूंगा। यूट्यूब पर देखकर बांध लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम जाकर अपने काम करो। आप मेरे जेठ जी हो और आपकी फिक्र मैं नहीं करूंगी तो फिर और कौन करेगा? चलिए, अब अपने मुंह पर ताला लगाइए और चुपचाप मुझे आपको ये टाई बांधने दीजिए। अरे पर बेला जबरदस्ती ही अविनाश को टाई पहनाने लगती है, लेकिन उतने में वहां पर आरती और गोपिका आ जाती है और आरती तुरंत अविनाश के पास आकर बेला को साइड में करते हुए अविनाश को टाई पहनाती है। अरे जेठानी जी, मैं पहना रही थी ना उन्हें टाई। हाँ, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तो तुम जाकर अपना काम करो। और तुम्हें इतनी अच्छी बनने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी हद में रहा करो, क्योंकि हदों को पार करना कभी कभी सही नहीं होता है। समझी ना? ठीक है, जो करना है करो। जिसका करो भला वही पकड़े गला। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। अच्छा बहू, ऐसी बात है तो चल जाकर मेरी दोनों अलमारियों को साफ कर दे आज, और मेरे लिए पिज्जा पराठा भी बना दे। जा, अब काम पे लग जा। कर दे मेरा भला। बस अपने जेठ का ही भला करने आता है क्या तुझे? हाँ ठीक है ना, मैं आपका भी काम कर दूंगी, लेकिन मुझे अभी एक अर्जेंट फोन करना है, उसके बाद ही मैं आपका काम करूंगी। इतना कहकर बेला वहां से खिसक जाती है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। ना तो इसे किसी से बात करने की समझ है और ना ही रिश्तों को ठीक से निभाने की। फिर एक दिन उनके घर पर श्रीकांत के दोस्त का बेटा अरविंद आता है। और बताओ अरविंद बेटा, कैसे आना हुआ? वो श्रीकांत अंकल, मैं अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी गया था। वहां का प्रसाद लाया है मैंने आप सबके लिए। अरे वाह, क्या बात है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, क्या पियोगे तुम, चाय, कॉफी या शरबत? तभी वहां पर बेला ट्रे लेकर आती है। पूछने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी, क्योंकि मैं जानती हूँ पिछली बार अरविंद जब घर आया था तब उसने कहा था कि उसे शिकंजी बहुत पसंद है, इसीलिए ये लो, खास तुम्हारे लिए बनाई है मैंने। लो ना। रख दीजिए बेला भाभी, मैं ले लूंगा खुद से। अरे लो ना, शर्मा क्यों रहे हो? बेला उसके करीब जाकर उसे वो ग्लास देने जाती है, लेकिन उसी चक्कर में वो शिकंजी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। अरे रे रे रे, ये तुम क्या कर रही हो बेला बहू? देखा ना, उसकी तो पूरी पैंट खराब हो गई। कोई बात नहीं आंटी, मैं अभी वॉशरूम में जाकर साफ करके आता हूँ।
सॉरी हो अरविंद, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम तक लेकर जाती हूँ। अगर इसे जल्दी धो दोगे तभी दाग चला जाएगा। हाँ अरविंद बेटा, जल्दी जाओ, उस तरफ है वॉशरूम। अरे माँ जी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं इसे लेकर जाती हूँ। चलो अरविंद। अरे ठीक है बेला भाभी, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, चलो, शर्माओ मत। फिर बेला उसे वॉशरूम तक लेकर जाती है। अरे भाभी, अब तो जाइए आप। अरे नहीं अरविंद, मैं मदद कर देती हूँ ना तुम्हारी। तभी वहां पर गोपिका भी आ जाती है। बहू, वो कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, वो खुद से साफ कर लेगा। चल यहाँ से। बेला की इन हरकतों के कारण घर वाले अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो मोहल्ले में हर एक आदमी के साथ बहुत ही ज्यादा बिंदास होकर बात करती है, जिसका लोग गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन बेला को ये बात समझ ही नहीं आती। एक दिन जब वो सड़क से जा रही होती है, तभी अचानक पीछे से बाइक पर दो गुंडे आते हैं और वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। अरे ओ चमक चलो, कहाँ चली इतना सच सवर कर? हर किसी को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती रहती है। जरा हमें भी तो दिखा अपना जलवा। चल बैठ जा हमारे साथ। चुप करो और दूर रहो मुझसे। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अरे दूर होने के लिए थोड़ी ना कोई पास आता है। आज तो हम तुझे अपना बना कर ही रहेंगे। बेला चिल्लाने लगती है और तभी उस रास्ते से श्रीकांत और अविनाश जा रहे होते हैं और वो दोनों बेला को देखकर तुरंत अपनी गाड़ी से निकलते हैं और उन दो गुंडों को खूब पीटते हैं। फिर घर आने के बाद सब बेला को बहुत सुनाते हैं। अरे कल मुही नास पीटी, कब तक यूं ही लाज शर्म छोड़कर नैन मटकता करती फिरेगी तू? तुझे क्यों नहीं समझ आता बहू कि तेरा यूं बिंदास और बेबाक होना तेरे लिए ही सही नहीं है। हाँ बेला, आज अगर पापा जी और अविनाश नहीं होते तो ना जाने वो गुंडे मवाली तुम्हारे साथ क्या करते। हम सब ने तुम्हें 1000 बार समझाया है, लेकिन उसके बाद भी तुम तो हमेशा वही गलती दोहराती हो। अरे तुम एक विधवा हो, किसी के घर की बहू हो और एक औरत हो, कोई नौजवान लड़की नहीं जो बस इधर उधर तफरी करती फिरे। अरे अपनी उम्र का और अपने परिवार का कुछ तो लिहाज रखो। और अब भी वक्त है बहू, सुधर जाओ। अरे आज तो हम दोनों आ गए वहां पर, वरना कल को बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई भी नहीं रहेगा। आपने सही कहा पापा जी, मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। आज तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं। आप सबने मुझे अपनी बेटी की तरह माना है, तो मैं भी आप सबके प्यार और स्नेह की इज्जत करूंगी और अब से किसी का भी नाम बदनाम नहीं करूंगी। हर जगह पर लिहाज और तरीके से पेश आऊंगी। बेला की बातें सुनकर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं, लेकिन अगले ही दिन उनके यहाँ पर एक नया पड़ोसी रहने आता है। हेलो, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। वो मुझे काम वाली बाई की जरूरत है, तो आपके पहचान में कोई काम वाली बाई हो तो मुझे बता देना। हाँ है ना, मैं आपको उसका नंबर शेयर कर देती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं उसे शाम को आपके घर पर लेकर आती हूँ। और आपको और कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच। मुझे तो बस इतनी ही मदद चाहिए थी। अरे शर्माइए मत, बिंदास बोलिए, मैं आपकी कोई भी मदद कर सकती हूँ। वैसे आप अकेले रहते हो क्या? मैं जब भी कोई अच्छा खाना बनाऊंगी तब आपको लाकर दिया करूंगी। अब आप हमारे नए पड़ोसी बन गए हैं, तो आपके काम हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जी जी, लेकिन इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। अरे थैंक यू मत बोलिए, पड़ोसी पड़ोसी दोस्त होते हैं और दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। बेला फिर से शुरू हो जाती है और ये देखकर उसके घर वाले अपना सिर पकड़ लेते हैं। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली।